हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्वेट इक्विटी टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 9, जो टोटली चेंज हुआ है। और यहाँ आपको इसको काट कर 2021 की नई रेगुलेशंस करनी है। मैंने जो पीछे लेक्चर्स डाले भी हुए थे, तो जिन लोगों ने देखा था, मैंने बोला था कि दिसंबर 21 वालों को पुरानी ही करनी है, और नए स्टूडेंट्स जो जून 2022 है उसमें ये नई रेगुलेशंस आएंगी। पहली बात तो सेबी ने इन रेगुलेशंस को अलग नाम दे दिया है, और इन रेगुलेशंस में दो कंसेप्ट को ले लिया है। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ईसॉप जिसको आप जानते थे, एंड स्वेट इक्विटी। ये रेगुलेशन सेबी लेकर आई 2021 में। तो इसमें दो पार्ट किए गए, ईसॉप जो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, और स्वेट इक्विटी, ये कंपनी लॉ में दोनों आते हैं। पहले सेबी की रेगुलेशन दोनों अलग अलग थी, अब सेबी ने दोनों को मर्ज कर दिया और एक ही रेगुलेशन बना दी। तो आपको अब ये नई रेगुलेशंस हैं आपके पास, और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ड्राइव में अपलोड भी कर दूंगा, सो दैट आप उसको अपडेट कर सको। तो ये अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये पुरानी ही होंगी, और मैंने इस एक्सक्लूसिवली क्लास में बोला था कि आपको ये नहीं करनी, तो इसका पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा और ड्राइव में आपके अवेलेबल भी है। ठीक है जी। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं। मैं एक बार आपको कंपनी लॉ से रिलेट कर दूं। कंपनी लॉ में आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा है। कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी का। तो जिन लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल की तैयारी कर ली है या दे चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और दूसरा सेक्शन 62 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का। 62 में सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, ये दिया हुआ है इसमें। ये कंपनी लॉ में है। और कंपनी लॉ जो बात करता है वो अनलिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेशंस है। अब लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी रेगुलेशंस आ गई। और इवन जो अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इशू लाना चाहती है, और वो पब्लिक इशू अगर लेकर आ रही है तो वो भी इस दायरे में आ जाएगी, वो अभी हम पढ़ेंगे सारा। तो पहले ये दो कंसेप्ट की सेबी ने अलग अलग रेगुलेशंस बना रखी थी, अब उसने एक कर दिया, बट हमने अलग अलग चैप्टर में ही इसको डाला है और अलग अलग ही पढ़ेंगे। सेक्शन 54 62 अगस्त 21 में ये एप्लीकेबल हुई थी, तो ऑब्वियसली दिसंबर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ये जून वालों के लिए अब एप्लीकेबल होंगी, जून 2022 एग्जाम्स ऑनवर्ड से। तो हमने ये समझा कि सबसे पहले हमने इसके बारे में कंपनी लॉ में पढ़ा था, और कंपनी लॉ में स्वेट इक्विटी और ईसॉप हमने पढ़ा था, दोनों एम्प्लॉयज को दिए जा रहे थे एंड डायरेक्टर्स को दिए जा रहे थे, और कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस थी। अब कंपनी लॉ ने तो बात कर दी अनलिस्टेड कंपनी की। अब सेबी ने जब बात की तो उसने कहा कि ये दोनों कंपनी लॉ के हिसाब से भी चलेंगे, प्लस सेबी रेगुलेशन भी चलेंगी, बट प्रिवेल सेबी रेगुलेशन ही करेंगी। कुछ चीज़ें कंपनी लॉ की रखी गई हैं, बाकी सेबी ने अपनी रेगुलेशन बना दी। जैसे स्वेट इक्विटी में लिमिट थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है, कंपनी लॉ में अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अपना आपको ये समझ आया कि अब जो आप रेगुलेशंस पढ़ रहे हो, इन रेगुलेशंस का नाम तो एक ही रहेगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। और ये हैं 2021 की।
इसमें जो हम अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये दो पार्ट हो जाएंगे, एक आ जाएगा स्वेट इक्विटी और दूसरा पार्ट आ जाएगा ईसॉप। तो मैं पहले आपको स्वेट इक्विटी कराने जा रहा हूँ, फिर ईसॉप बाद में करेंगे। स्वेट इक्विटी और ईसॉप दोनों ही ये एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं एंड डायरेक्टर्स को, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ईसॉप और एम्प्लॉय में। जैसे यहाँ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आएगी, वो सब भी हम करेंगे अभी सारी। तो अभी उठाते हैं स्वेट इक्विटी को। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये कंपनी एक्ट में 2013 में सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डिफाइंड है, और सेबी ने यही बोला है कि जो स्वेट इक्विटी का मीनिंग है वो एज पर कंपनी लॉ ही रहेगा। अब ये क्यों दिए जा रहे हैं स्वेट इक्विटी? जैसे स्वेट मीन्स पसीना बहाया जा रहा है, तो यहाँ पसीना बहाया क्यों लिखा जा रहा है कि कंपनी में ये कौन लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए, उनको ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई? स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स वो शेयर्स जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक के लिए नहीं है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, मेन पर्पस है जो कंपनी में पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, और ये एज रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अब रिवॉर्ड कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? फॉर वैल्यू एडिशन टू कंपनी। किसी एम्प्लॉय ने कोई वैल्यू एडिशन की इन कंपनी, और कोई उसने प्रोवाइड किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने सेटिंग अप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आया था कि जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये दिए जाते हैं। तो किसी एम्प्लॉय ने कोई कंपनी की वैल्यू एडिशन की है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है, तो इस सिनेरियो में उसको एज अ रिवार्ड शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब ये रिवार्ड विद और विदाउट कंसीडरेशन होगा, बिल्कुल फ्री होंगे, या विद एट डिस्काउंट पे होगा। ऑब्वियसली जो मार्केट में कंपनी के शेयर्स चल रहे हैं सेम रेट पर नहीं होगा, डिफरेंट रेट होगा, और डिफरेंट ऑब्वियसली डिस्काउंट ही होगा, हायर रेट पर नहीं होगा एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को जब ये दिए जाएंगे, विद और विदाउट कंसीडरेशन। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैल्यू एडिशन दोनों के लिए दिए जा रहे हैं। आगे इसी की आप रेगुलेशंस पढ़ने जा रहे हो। अब देखो शेयर होल्डर्स हैं, इन सब ने तो कंपनी में कैपिटल दे दी, कंपनी में इनसे पैसा आया, इस पैसे से कोई प्रोजेक्ट लगेगा, बिजनेस होगा, सर्विस इंडस्ट्री है या कुछ भी है, उसको पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से कौन आते हैं? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, यही मिलके इस काम को पूरा करेंगे। इससे जो इनको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, और इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड की बेस पे होगा, चाहे वो बोनस शेयर दिए जाएंगे, इस फॉर्म में आएगा यहाँ पर। तो ये फंड लगा
अब ये सैलरी तो इनको मिल रही है, बाकी बचा हुआ पार्ट सारा शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। अब जो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इस बिजनेस में हार्ड वर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बट ये तो बहुत सारे हैं, डायरेक्टर और एम्प्लॉयज तो सारे ही मेहनत कर रहे हैं। बट अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, कुछ कंपनी को फायदा करा दिया, तो कंपनी उसको इन रिकॉग्निशन एज अ रिवार्ड शेयर्स फ्री भी दे सकती है, कम रेट पर भी दे सकती है। इससे क्या फायदा होगा कि वो एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा, वो कंपनी के लिए और मेहनत लगा के काम करेगा, और बाकी एम्प्लॉयज भी इंस्पायर होंगे उस काम को बेटर करने में, ताकि हमें भी इनाम में मिले। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं, कम रेट पर अगर शेयर मिलते हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को फायदा होगा, एम्प्लॉय खुश होगा, तो बाकी एम्प्लॉय देखेंगे भाई देखो इन्होंने कमाया और अपार्ट फ्रॉम सैलरी मिला। फॉर एग्जाम्पल, ये शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। ये आप जानते हो डॉक्टर रेड्डीज लैब, कंपनी का नाम सुना हुआ है आपने। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन बना रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर पैसा दे रखा है, कैपिटल दे रखी है। ऑब्जेक्ट पूरा किससे होगा? कैपिटल से। इस कैपिटल से क्या लगे हुए हैं? प्रोजेक्ट। अब इन प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए कंपनी की तरफ से सबसे पहले आए डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स हैं, और एम्प्लॉय तो बहुत सारे होंगे, हजारों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। मान लो कि ये 6 डायरेक्टर हैं और 1000 एम्प्लॉयज हैं। ये सारे यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट से मेडिसिन बन रही है। इन मेडिसिन को बनाने के लिए R&D कौन कर रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं जो दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आज की डेट में किस दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें? क्या लगता है आपको? आज किसी चीज़ की ज़रूरत है? डैम की, जल्दी से जल्दी उसकी दवाई ही नहीं है। इस R&D में ये साइंटिस्ट बैठे हैं, और इनमें से 5 साइंटिस्ट, या मैं एक का ही नाम लेता हूँ, मिस्टर ए एक साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट साहब ने यहाँ पर R&D की और कोविड-19 की कोई मेडिसिन बना दी, रिसर्च की और उन्होंने उसकी मेडिसिन बना दी। कितना बड़ा फायदा होगा कंपनी को? कंपनी इसको सेल करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स अप हो जाएंगे, और ये प्रॉफिट से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? शेयर होल्डर को। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर मिलेगा। बट ये मिस्टर साइंटिस्ट क्या ले रहे हैं यहाँ पर? सैलरी फिक्स्ड है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रेजल होता है, सारे एम्प्लॉयज का होता है वो तो। ऐसे केस में जब ये एम्प्लॉय देखेगा कि भाई मेहनत हमने की, रात दिन हमने रिसर्च की, दुनिया भर के लोगों पे टेस्टिंग की, हमने रिस्क लिया, कोरोना वायरस को टेस्ट किया, हमें भी हो सकता था, अब हमने दवाई बनाई, कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, दवाई बेच रही है, करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है, और हमें क्या मिला बाबा जी? तो कंपनी तो अपना प्रॉफिट ले गई, शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट मिल गया, बट एम्प्लॉय डिसाइडेड होंगे यहाँ पर।
ऐसी सिचुएशन में ये एम्प्लॉय या तो कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, दूसरी कंपनी बुला लेगी क्योंकि ये टैलेंटेड एम्प्लॉय है। ये एक मिस्टर ए प्रूव्ड हुए कि नहीं टैलेंट, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 की दवाई दे दी। तो ये दूसरी कंपनियां उनको हायर सैलरी पर बुलाने लग जाएंगी, या वो उस कंपनी में रहेंगे तो मायूस हो जाएंगे, मुझे क्या मिला, शेयर होल्डर तो करोड़पति हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला। तो कंपनी इसमें उनको इस प्रॉफिट से साथ में उनको स्वेट इक्विटी शेयर दे देगी। शेयर होल्डर बना दिया, अब कंपनी के प्रॉफिट में उनका हिस्सा हो गया। इससे फायदा क्या हुआ है कंपनी को, कंपनी की वैल्यू एडिशन हुई है, कंपनी की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, कंपनी को फॉर्मूला जो बना, इस मेडिसिन का जो फॉर्मूला था वो कंपनी के नाम हुआ, ये पेटेंट हुआ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो वो कंपनी की गई, कंपनी को फायदा होगा, एम्प्लॉय तो सैलरी ले गया, तो कंपनी उसके बदले एज अ रिवार्ड उनको शेयर दे देगी। वो फ्री भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। समझ आई जी बात। ये है एक, सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है, सिर्फ मिस्टर ए को, जबकि 1000 एम्प्लॉय है। बट ईसॉप कंपनी सबको देती है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, दोनों में सबसे बड़ा ये फर्क है। ईसॉप जनरली सबको मिलते हैं, बट ये एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आपने कुछ किया, तो यहाँ पर सबको नहीं मिल रहा, इसमें से कोई डायरेक्टर ने किया तो उसको मिलेगा। और दूसरा ये भी होता है कि कोई नया पर्सन कंपनी में ज्वाइन कराया जाए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको दूसरा। एक कंपनी का नाम लेते हैं जिसकी हालत इस टाइम खराब हो। सपोज सीसीडी, कैफे कॉफी डे के नाम से ये कंपनी है। इस टाइम टफ टाइम से गुजर रही है, इनके प्रमोटर ने 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी, मिस्टर सिद्धार्थ थे शायद। हैवी लोन्स हैं, स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लोन्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रमोटर ने टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके उन्होंने सुसाइड कर ली। अब ऐसी कंपनी में अगर कोई एक रिनाउंड पर्सन, सपोज मिस्टर मुकेश अंबानी कहें कि मैं पैसा लगाता हूँ, वो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं या डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, पैसा छोड़ दो, डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, इससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू एडिशन होगी। सपोज कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है, वो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, उसमें विराट कोहली या मिस्टर धोनी डायरेक्टर बन जाते हैं, तो क्या होगा, वैल्यू एडिशन कंपनी की होगी, गुडविल बढ़ेगी, रिकॉग्निशन बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी इनको स्वेट इक्विटी शेयर दे देगी। स्वेट इक्विटी शेयर देने से क्या होगा, ये एज अ डायरेक्टर सैलरी भी लेंगे और एज अ स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी। और जब कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा इनको मिलेगा तो इनका इंटरेस्ट कंपनी में और ज़्यादा आ जाएगा, इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। डेफिनेटली एक एम्प्लॉय और पार्टनर के नज़रिए में क्या फ़र्क होता है, शेयर होल्डर मेंबर इज़ लाइक अ पार्टनर। अब अगर एक एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम कर रहा है, एज अ एम्प्लॉय उसको सैलरी मिल रही है,
बट अगर उसको साथ में शेयर होल्डर भी बना दिया जाए तो अब कंपनी का हिस्सेदार हो गया, वो मालिक हो गया, पार्टनर हो गया, तो वो कंपनी में उसका काम करने का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, सीरियसली काम करेगा, कंपनी का नुकसान नहीं होने देगा, ध्यान रखेगा, मेहनत से काम करेगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट उसका प्रॉफिट। अब ऐसे ही अगर मुकेश अंबानी जी को ये स्वेट इक्विटी दे दी कि वैल्यू एडिशन हुई, आप हमारी कंपनी में आए, ऐसे ही यहाँ पर इनको स्वेट इक्विटी दे दिए जाए। कोई भी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी जो स्पोर्ट्स के गुड्स बनाती है, तो वो विराट कोहली को एज अ डायरेक्टर और प्लस शेयर दे दे, तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं? आपने देखा होगा जस्ट डायल में मिस्टर अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं और डायरेक्टर हैं उसमें, अब पता नहीं है कि नहीं, पहले तो थे। और जब जस्ट डायल आज से 10-12 साल पहले आया था तो उस टाइम पर कोई इसको जानता भी नहीं था, तो उस टाइम अमिताभ बच्चन को उन्होंने प्रमोशन के लिए लिया, साथ में उनको आधे रेट पर शेयर दे दिए। अब अमिताभ बच्चन दिल लगा के उसमें प्रमोशन कर रहे हैं, कंपनी की वैल्यू एडिशन हुई, उससे उनको भी बेनिफिट होगा और कंपनी का, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट उनका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस उनका लॉस। तो आप दोनों चीज़ों को एक तो फ़र्क समझ के चलना कि कोई भी कंपनी शेयर्स दे रही है एट डिस्काउंट या विदाउट कंसीडरेशन, तो फ्री दे रही है, तो अगर तो ये स्वेट इक्विटी दे रही है तो मिलेगा टू स्पेसिफिक एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, बट अगर ईसॉप दे रही है टू ऑल एम्प्लॉयज को देती है या डायरेक्टर। ये आगे पढ़ेंगे जब ईसॉप का, तो ये तो एक रिवॉर्ड है, कुछ किया तो मिलेगा, और एक ये रिगार्ड है। मैं इस तरह से याद कराता हूँ, ये कोई लीगल टर्म नहीं है बट आपको रिटेन करने के लिए। रिवार्ड मतलब इनाम है, इनाम तभी मिलेगा जब कुछ किया। आपको भी घर में या कोई इनाम मिला तो कुछ करने के बिना तो नहीं मिलता ना। और रिगार्ड एक इज्जत है, मान सम्मान है, फॉर लॉयल्टी है, कि हमने अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर बना लिया। ये दो कंसेप्ट्स हैं अलग अलग, तो इनको ध्यान रखना। अगर आपने कंपनी लॉ में मेरे से पढ़ा है तो मैंने वहाँ ऑलरेडी काफ़ी टाइम आपसे लगाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको और पढ़कर आए हो, अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी है, नहीं तो और बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों में बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि स्वेट इक्विटी उसको मिलेगा जिसने पसीना बहाया, जिसने कुछ मेहनत की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया, कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया। ईसॉप सबको मिलेगा, एक जनरल पॉलिसी होती है कंपनी की अपने एम्प्लॉयज़ को टिकाने के लिए, दोनों में पर्पस यही होता है कि ये बंदा लंबे टाइम तक टिका रहे। इसको एम्प्लॉय के साथ पार्टनर या मेंबर शेयर होल्डर बना दो, ताकि अब जो इसका काम करने का नज़रिया है चेंज होगा। जब हमारा कंपनी का लॉस हमारा लॉस, कंपनी का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट, तो हमारा काम करने का नज़रिया अलग हो जाएगा। और अगर हमें लग रहा है कि हमें तो सैलरी मिलनी है, कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें क्या फ़र्क है, एम्प्लॉय को तो सैलरी मिल रही है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा था स्टार्टअप। स्टार्टअप अपने प्रमोटर को अप टू 50% तक दे सकती है, पढ़ा था ना, वह लिमिट आपने पढ़ी होगी, 25% ऑफ टोटल कैपिटल होता है। अब प्रमोटर को क्यों दिया जाता है वो आगे भी मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर मान लो एक मिस्टर ए साइंटिस्ट हैं और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया अल्टरनेट टू पेट्रोल। उन्होंने कोई केमिकल से मिक्सचर बनाया, वो पेट्रोल की जगह है। अब मिस्टर ए को इसके लिए एक प्रोजेक्ट लगाना है,
उस प्रोजेक्ट में ₹100 करोड़ की ज़रूरत है और मिस्टर ए के पास ऑन फंड्स हैं रुपी सपोज 10 करोड़। अब इसमें 90 करोड़ बाकी का उनको ज़रूरत है। अभी ये फॉर्मूला टेस्टेड है, अनटेस्टेड है, अभी पता नहीं चले ना चले, सक्सेसफुल हो पाए या ना हो पाए। अब ये कहीं से लोन लेने चाहेंगे तो ये बेचारे कितना लोन उठा पाएंगे? 90 करोड़ का लोन उठाएंगे, रिस्क लेंगे, कल को प्रोजेक्ट नहीं चला तो लॉस होगा। तो वो इसमें 10 करोड़ कर देते हैं और 90 करोड़ के लिए वो एक किसी समझदार लोगों के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो गए मिस्टर अंबानी के पास, उनको उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई। अंबानी जी ने कहा मैं आपको 90 करोड़ रुपए देता हूँ, इसके बदले इनको शेयर्स मिल जाएंगे और इसके बदले इनको भी शेयर्स मिल जाएंगे। इनको कितने मिले? 90 पर 10% और इनको कितने मिले? 90%। कल को कंपनी चल पड़ी, प्रॉफिट हुआ, 90% इनकम अंबानी जी ले जा रहे हैं। ये बेचारे डिस्टार्टेड होंगे कि नहीं होंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था, मजबूरी में मैंने डलवाया, बट दिमाग, फॉर्मूला, कंसेप्ट किसकी थी? इन्हीं की थी ना। तो ऐसे केस में ये किया जा सकता है कि आप 10 करोड़ रुपए मत दो, आपको फ्री शेयर्स मिल जाएंगे इक्वल टू 10 करोड़। इनका एक भी पैसा नहीं मिला, लगा और इक्वल टू 10 करोड़ मिल जाएंगे। या इनको 20 करोड़ या 30 करोड़ के और शेयर अलॉट हो जाएंगे जितनी उन्होंने वैल्यू दी है। इस फॉर्मूले की वैल्यू लगेगी, इसका पेटेंट होगा और वो पेटेंट किसके नाम होगा? कंपनी के नाम। सपोज देखो ये मिस्टर ए ने एक फॉर्मूला दिया ऑयल का सब्स्टिट्यूट, ये ऑयल का सब्स्टिट्यूट दिया, कंपनी बनाई गई, कंपनी में पेटेंट हो गया। सपोज ये एबीसी लिमिटेड के नाम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई उन्होंने, सपोज पेटेंट किसके नाम होगा? कंपनी के नाम। इससे प्रोजेक्ट चल रहा है, मिस्टर ए और यहाँ पर मिस्टर अंबानी दोनों हैं, उन्होंने भी पैसा दिया 90 करोड़ और इनको मान लो 40 करोड़ के शेयर्स, इसकी वैल्यू निकली, पेटेंट की वैल्यू आई ₹40 करोड़। वैल्यूएशन होती है मार्केट वैल्यू, क्या निकली उसकी, गुडविल की होती है जैसे। तो इसके उनको फ्री शेयर्स दे दिए जाएंगे। वो 40 करोड़ फॉर्मूला अब कंपनी का हो गया, कल को इसकी वैल्यू 400 करोड़ हो, 4000 करोड़ हो, बट उनको यहाँ पर शेयर मिल जाएंगे और यहाँ 60%। तो मैं यहाँ पर 40% और 60% कर देता हूँ, यहाँ का 60 करोड़ ही लेता हूँ इनका। तो 40% आ गया। अब कल को जो भी प्रॉफिट होगा वो 40% और 60% ये मिस्टर अंबानी जी को जाएगा और ये मिस्टर ए को जाएगा। तो ये स्टार्टअप में ये लिमिट आपने पढ़ी थी, 50% तक प्रमोटर को दे सकते हैं, अगले 10 साल तक दे सकते हैं, ये आप कंपनी लॉ में सब पढ़ चुके हो। उसका पर्पस यही था कि कल को कंपनी जब चल पड़ेगी तो प्रमोटर को और शेयर होल्डर भी ज्वाइन होंगे तो उसका कंट्रोल रहेगा, उसके पास शेयर्स होंगे, तो वो डिसाइडेड नहीं होगा कि जो मैंने फॉर्मूला दिया उसका बेनिफिट उसको जिंदगी भर मिलता रहेगा, उसके लीगल हायर को भी मिलता रहेगा। क्लियर हुआ जी? तो अब हमें ये समझ आया कि स्वेट इक्विटी और ईसॉप दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं ये आपको नोट करवा देता हूँ, एक मिनट। देखो दोनों में मैं डिफरेंस भी लिखवा देता हूँ। ये है क्या? ये एक रिवार्ड है,
हम इसको याद करेंगे और एक किसको याद करेंगे, इट इज़ अ रिगार्ड, किसको, टू एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, और यहाँ पर भी एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, यहाँ पर एनी एम्प्लॉय या डायरेक्टर, यहाँ पर प्रमोटर को नहीं मिलते, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलते, यहाँ पर सबको मिलेंगे। ये फर्क है दोनों में सबसे बड़ा। वाई क्यों दिया जा रहा है, फॉर वैल्यू एडिशन और प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने के लिए और अदरवाइज। बट ये नो स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय या डायरेक्टर, ये एज रिकॉग्निशन, एज ये दिया जाता है फॉर लॉयल्टी, कि आप लंबे टाइम तक बने रहो, टू रिटेन लॉन्ग टाइम इन कंपनी। यहाँ पर भी ये सेम है, फॉर लॉयल्टी तो यहाँ भी आएगा, फॉर लॉन्ग टाइम यहाँ भी आएगा। तो ये टेबल लंबी चलेगी, पेज एक दो छोड़ देना, जाके ईसॉप कराऊंगा तो वहाँ पर भी मैं फिल कराता रहूँगा। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क आएगा लिमिट। स्वेट इक्विटी और ईसॉप, यहाँ लिमिट में फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है, अप टू 15% ऑफ इक्विटी कैपिटल in 1 year subject to total 25% of equity capital। इसका मतलब क्या हुआ, पेड अप कैपिटल है ये, कि साल में एक बार तो 15% कर सकते हो, अगले साल फिर और कर सकते हो, बट 25% से ज़्यादा टोटल कैपिटल का नहीं होगा। मान लो एक कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ है तो 2.5 करोड़ तक के शेयर इशू कर सकती है कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को, ऑलरेडी 10 करोड़ पहले से है। बट एक साल में ही 25% इकट्ठे नहीं कर देगी, एक बार में 15%, 10%, 5% कर दे, बट टोटल कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं जाएगा। मान लो आज हमारी कैपिटल है 10 करोड़ शेयर्स की, तो हम कितने तक कर सकते हैं जी, टोटल 2.5 करोड़ तक, बट साल में एक बार कितने कर सकते हैं, 1.5 करोड़, 1 करोड़ बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक साल में 15% से ज़्यादा नहीं जाएगा और टोटल 25% से ज़्यादा नहीं होगा। ईसॉप पर नो लिमिट। अभी हम इतना समझ रहे हैं, आगे थोड़ा सा है, एक्सेप्ट इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ईसॉप। जब मैं ईसॉप कराऊंगा तो वहां पर आएगा, मेन फर्क ये आ जाता है, और आगे भी अभी करेंगे। तो यहाँ पर ये समझ आया कि ये प्रमोटर को ईसॉप नहीं मिलते, और ये स्वेट इक्विटी अगर प्रमोटर एम्प्लॉई है, कोई भी डायरेक्टर और एम्प्लॉई है, मतलब प्रमोटर खुद डायरेक्टर है तो मिलेंगे उसको, प्रमोटर एज ए एम्प्लॉई है तो मिलेंगे, बट ईसॉप उसको नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ? अब आओ एक बार थोड़ा सा रेगुलेशंस को पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि मैं
ये क्लासेस कुछ थोड़ी सी मैंने आपको डिले इसलिए भी की हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आप जानते ही हो। अभी भी मैं, जैसे मैंने क्लास में एक आध बार कंपनी लॉ वगैरह में दिखाया भी है कि मैं देखो किस सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ। ये देखो मेरे फ्रैक्चर है बैकबोन में, ये देखो पूरी बेल्ट लगी हुई है ये, और ये बेल्ट समझ लो, ये देखो पूरी बैक मेरी पैक है, ये हालत है। एक मिनट, और आधे घंटे से ज़्यादा मुझे अलाउड नहीं है बैठना, और हर आधे घंटे बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ता है, और 2 महीने तो कम्प्लीटली डॉक्टर्स ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था। समझ पा रहे होगे कि क्या कारण है कि थोड़ी सी क्लासेस डिले हुई, और दिसंबर वालों को मैंने इसीलिए प्रीवियस बैच की क्लासेस दे दी थी जिनमें चेंजेस नहीं थे। और मेरे घर में ट्रेजिडी भी हुई थी, ब्रदर की डेथ हुई, फिर मेरी को चोट लग गई, बैकबोन में फ्रैक्चर है, तो बेड रेस्ट होता है। मैंने जैसे तैसे तब थोड़ी सी क्लासें रिकॉर्ड की, जबकि डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था। अब अलाउ किया है तो मैंने शुरू किया, आज पहली ही क्लास है ये, बट अभी भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, सारे काम होंगे। तो उसके लिए मुझे खुद भी बड़ा सॉरी फील होता है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं रह पाया मैं इतने टाइम, बट होप कि अब रिकवरी है, जल्दी ठीक होगा। तो 2-3 महीने कम्प्लीटली इमोशनल सेटबैक भी लगा, हेल्थ पे भी आया। ब्रदर मेरे बिल्कुल रियल ब्रदर, मैंने हाथ से क्रिमिनेशन किया उनका, खुद ही किया मैंने, क्योंकि उनकी 2 डॉटर हैं, तो बेटा नहीं था तो मैंने करना था। और बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज थे, मेरे फादर भी थे, वो बड़े भाई भी थे, मतलब हर तरह से मेरे फ्रेंड भी थे, बहुत क्लोज कनेक्शन था मेरा उनके साथ। अब इवन मुझे उनकी फैमिली को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, और इधर से मुझे ये चोट लग गई पीठ में, बैकबोन का फ्रैक्चर है। आप जानते हो कि ना तो कोई प्लस्तर चढ़ सकता है, बेड रेस्ट कंप्लीट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लासेस डिस्ट्रैक्ट रही, बट अब स्पीड अप करूँगा धीरे धीरे जितना हो पा रहा है। अभी लिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट अब कंफर्टेबल है, डॉक्टर्स ने अलाउ किया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि थोड़े दिन मैं क्यों साइलेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा था, इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था, वो तो सालों लगेंगे मुझे भरने में, बट लाइफ तो रुकनी नहीं है, चलती रहेगी। तो मैंने इसीलिए कुछ लेक्चर्स दिसंबर वालों को दे दिए थे कि, और जून वालों को मैसेज डाला था कि आप चिंता मत करो, मैं कराऊंगा सारे। हालांकि वो दिसंबर वाले भी जिनमें चेंजेस नहीं है, बड़े आराम से सारे देख सकते हो आप, मैंने वही लेक्चर्स डाले हैं जिनमें अमेंडमेंट्स नहीं है, तो अगर कोई जल्दी करना चाहता है तो वो आप बेशक देख सकते हो। जो चेंजेस वाले होंगे मैं ऑटोमेटिकली हटा दूंगा। ये वाला मैंने टॉपिक आपको स्पेशली बोला था कि मैं अलग से कराऊंगा जून वालों को, तो इसीलिए इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी बचे हुए वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आए जी अब अपने टॉपिक पे। तो देखो जी, स्वेट इक्विटी में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेस ऑफ एनी कंपनी एबिलिटी टू अट्रैक्ट टैलेंट, टॉप टैलेंट। तो कंपनी सिर्फ सैलरी के बेस पे नहीं करती, तो कंपनी एक अलग से फ़ायदा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जा सके। की एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड आ गया वर्ड, allow company to retain the employee for rewarding them for their services. Equity share given to employees फेवरेबल टर्म्स पर। फेवरेबल टर्म्स का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट होगा, फ्री होंगे, बेनिफिट दिया जाएगा। अब मान लो रिलायंस का शेयर चल रहा है 2500, तो रिलायंस 1000 पे दे दे, 1500 पे दे दे, वैल्यूशन करेगा जितना फ़ायदा हुआ उसको।
स्वेट इक्विटी शेयर रिवार्ड्स द बेनिफिशियरीज बाय गिविंग देम इंसेंटिव इन ल्यू ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को कुछ फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों में आप डिफरेंस समझना, जो मैं आपको दे रहा हूँ वाई, इस वाई में स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए और इसमें नो स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जर्नल सबको दे रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को थोड़े थोड़े शेयर दे रही है, आप उसका पार्ट बनो, बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक रीजन आएगा। Sweat equity share enables greater employee stake and interest in the growth of organization, as it encourages the employee to contribute more reward to the company in which they feel they have stake. Issue of sweat equity share regulation अब ये चेंज हो गई, नई आप ऐड कर लोगे और कंपनी एक्ट तो है ही है। अब हम आते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से। कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डेफिनेशन दी हुई है, और सेबी की जो ये रेगुलेशन है आपकी, ये देखो ये नई रेगुलेशन आ गई, इसमें स्वेट इक्विटी शेयर को सेबी ने अपनी रेगुलेशन में क्या डाला है, मीन स्वेट इक्विटी शेयर डिफाइंड इन क्लॉज 88 सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट। तो इसीलिए हमने कंपनी एक्ट की डेफिनेशन ही पढ़नी है। जहां पर सेबी एक्ट ने कहा कि सेबी ने कहा कि कंपनी एक्ट की चलेगी, वहां हमें कंपनी एक्ट का ही लेके चलना है, और हमें फायदा हो गया, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर। सबसे पहली बात तो ये इक्विटी है, प्रेफरेंस नहीं है। इशूड बाय द कंपनी टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय। कितने पे दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे या कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब जितना फायदा पहुंचाया उसके बदले में हमने शेयर दे दिए। मान लो फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले की कीमत 10 करोड़ बन रही है, उसके बदले शेयर दे दिए। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, नॉलेज दी उन्होंने, या उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी कोई, या कंपनी की वैल्यू एडिशन कराई। तो मैंने हर तरह से आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि वैल्यू एडिशन, जैसे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, मुकेश अंबानी एज ए डायरेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, तो वैल्यू एडिशन होगी। या कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने फॉर्मूला अपना दे दिया, टेक्निकल नो हाउ दे दी, नॉलेज दे दी। कोई डायरेक्टर है, मान लो वो साइंस लाइन के हैं, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर वर्क वो कह रहे हैं मैं अपनी नॉलेज भी दूंगा, तो कंपनी उसके बदले उनको शेयर दे सकती है। इट मे बी नोटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ वैल्यू एडिशन अराइज ऑफ नाउ मेनली इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मोस्टली आजकल इसी में चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चलता है क्योंकि यहीं ज़्यादा R&D हो रहा है। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कोई ऐसी स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, कोई भी कंपनी दे सकती है। सेक्शन 54 कंपनी एक्ट कहता है कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड, मतलब जो पहले से कंपनी ने इशू कर रखे हैं शेयर, सिमिलर क्लास के ही होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे वोटिंग राइट 1:1 है तो 1:1 ही चलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सेबी ने भी यही बोला। और प्राइस कंसीडरेशन क्या रहेगी, इसको प्रेफरेंशियल इशू नहीं ट्रीट किया जाता, सेक्शन 62 की रेगुलेशंस नहीं आती, स्वेट इक्विटी टोटली डिफरेंट है। अब हम आते हैं अपनी रेगुलेशन पर जो सिक्योरिटीज लॉ के हिसाब से है, सेबी के हिसाब से। रेगुलेशन 28 इससे पहले की रेगुलेशन ईसॉप की है। मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ, पहले स्वेट इक्विटी पढ़ा रहा हूँ, बाद में ईसॉप पढ़ाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। बट रेगुलेशन सेबी ने पहले ईसॉप की डाल दी, बाद में स्वेट इक्विटी की डाली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सेबी एक्ट है, ये ओरिजिनल रेगुलेशंस हैं। 13 अगस्त को ये देखो आई थी, तो जून 22 से एप्लीकेबल होंगी एग्जाम्स के लिए। तो इन रेगुलेशंस में ये रेगुलेशन किन पर अप्लाई होंगी, ये सारे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के प्लान हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्वेट इक्विटी। तो मैंने सबसे नीचे वाला लास्ट वाला उठाया है, ये पार्ट लंबा लेंदी है, तो थोड़ा सा जब हम ये कर लेंगे तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर रेगुलेशन 1 से लेकर ये रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर इन
ओरिजिनल एक्ट में यहाँ पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी हुई है, तो एक्सेप्ट रिलेशन टू इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर को सेबी ने अलग डिफाइन किया और ईसॉप को अलग किया। तो यहाँ पर सेबी ने पहले ये सारी रेगुलेशंस ईसॉप की दी हैं। ये देखो, ये सारी ईसॉप की रेगुलेशंस हैं, ट्रस्ट के थ्रू होगा, कैसे होगा, और स्वेट इक्विटी की शुरू हो रही है रेगुलेशन 28 से। ये देखो, यहाँ रेगुलेशन 28 से ये शुरू हुई, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो मैं पहले यहाँ ले रहा हूँ, पहला शुरू का पार्ट हम बाद में करेंगे। तो स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन कहाँ से शुरू हो रही है? 28 से। तो आपको अब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले रेगुलेशन 28 में सेबी ने बोला कि ये रेगुलेशन अनलिस्टेड कंपनी पर अप्लाई नहीं होगी, कंपनी लॉ चलेगा प्योरली। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है और वो लिस्टिंग मांग रही है, तो फिर उसको सेबी की आईसीडीआर के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये भी सिंपल है, हमें इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल सिचुएशन बन सकती है। रेगुलेशन 29 आपको याद करनी है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन है कि किसको एम्प्लॉय यहाँ पर बोला गया है। स्वेट इक्विटी किसको मिलेगा? एम्प्लॉय इंडिया में है चाहे वो बाहर पोस्टेड है। डायरेक्टर ऑब्वियसली इंडिया में ही बैठते हैं वो, चाहे वो होल टाइम है चाहे नॉट होल टाइम है, मतलब चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दोनों को मिलेगा। चाहे वो नॉमिनी डायरेक्टर है चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको भी मिलेगा। बट ईसॉप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलते, बाकी सब ये है, सबको मिलेगा। अब ये रेगुलेशन शुरू होंगी कैसे? अब मैं यहाँ लिखता चला जाऊंगा, यहाँ पर आप 2-3 स्लाइड पेज छोड़ देना, ये मैं कंपैरिजन की स्लाइड फिल करवाता रहूंगा आपसे बीच बीच में। अब हम स्वेट इक्विटी सबसे पहले एम्प्लॉय, रेगुलेशन 28 में मीनिंग क्या है? देखो क्या दिया गया, वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड, डायरेक्टर होल टाइम या नॉट होल टाइम। मतलब किसको मिलेगा? प्रमोटर को भी मिलेगा इफ एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, नॉमिनी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स को भी मिलेगा, मतलब सबको मिल रहा है ये। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे आओ, रेगुलेशन 30 कहती है, सॉरी ये 29 थी, मैंने 28 लिख दिया। Company whose share are listed on recognized stock exchange
may issue sweat equity in accordance with section 54 and these regulation to its employee providing know-how, intellectual property, value addition, whatever name called. तो कंपनी को दोनों को फॉलो करना है, जहाँ से भी रेगुलेशन आ रही है वो तो होंगी, प्लस कंपनी लॉ की भी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम लिमिट. कंपनी लॉ में 15% या 5 लाख विच एवर इज हायर होता है, तो यहाँ पर 5 लाख वाली कोई कंसेप्ट नहीं लिखी गई. कंपनी शेल नॉट इशू sweat equity share for more than 15% of existing paid up equity share capital in a year, provided that issue of sweat equity in the shall not exceed 25% of total equity capital of any time. Provided further, कंपनी अगर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर है, आप सेबी ICDR चैप्टर अगर आप कर चुके हो या अभी करोगे तो वहाँ पर आएगा स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर IT कंपनियों की डीलिंग होती है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो बिना पब्लिक इशू लाए भी वहाँ पर लिस्ट हो सकती हैं, जिनमें QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कम से कम स्टेक ले रखा है 25%. कुछ अलग से कंडीशंस हैं, तो उन कंपनियों को 50% तक अलाउ किया गया है, बट साल की लिमिट 15% ही है और वो 10 साल तक इशू कर सकती हैं. स्टार्टअप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो इसलिए उसकी यहाँ पर बात नहीं की गई, वो भी 10 साल तक कर सकती हैं स्टार्टअप कंपनियाँ. यहाँ पर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे वो कंपनी ली गई है जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ है. ये मैंने अलग से वहाँ कराया हुआ है ICDR में, वहाँ करोगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा. तो मैं आपको अब लिमिट का फंडा समझाता हूँ क्या है. लिमिट रेगुलेशन 31 लिमिट है ओवरऑल %. अब 25% के आगे देखो वर्ड क्या लिखा गया है, ऑफ इक्विटी पेड अप कैपिटल. ये तो हुई ओवरऑल इन 1 ईयर या एट वन गो up to 15% of equity paid up capital. ये अप टू 15% रहेगी. इसमें नोट दे देता हूं मैं, इफ कंपनी लिस्टेड ऑन, अब ये पुरानी रेगुलेशंस में नहीं था, ये सारा नई में आया है इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम वाली. इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म कैन इशू up to 50% till first 10 years but in a year limit is 15%. अब मैं यह बताता हूँ आपको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म भी क्या है, ये मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल हमें दो चीज़ें देखनी है, लिमिट कैसे कैलकुलेट होंगी और क्या इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम है. मैं इसको शॉर्ट में IGP बोलता हूँ, इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम प्लेटफॉर्म. अगर मैं बात करूँ NSE BSE आप सब जानते हो, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. एक होता है मेन बोर्ड, हालांकि ये सेबी ICDR अलग चैप्टर का टॉपिक है, बट नाम आया है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेन बोर्ड. एक होता है SME प्लेटफॉर्म, यहाँ पर कंपनी होती हैं लिस्टेड, ओनली SME कंपनी विद पेड अप टू
10 करोड़। तो 10 करोड़ तक वालियों का ये छोटा प्लेटफॉर्म होता है। मेन बोर्ड होता है फॉर बिग कंपनी, जो रिलायंस ईटीसी हैं सब यहाँ पर है, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। तीसरा आईजीपी, इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम, ये है टेक्नोलॉजी कंपनी। कंपनी में लिस्ट विदाउट पब्लिक ऑफर और विद पब्लिक ऑफर, दोनों तरह से, जबकि बाकियों में आप पढ़ते हो कि बिना पब्लिक ऑफर के नहीं हो सकती। और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां आती हैं, जब ये टॉपिक आएगा मैं वहाँ पर समझाऊंगा आपको। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, आम जनता का पैसा कम लगता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती है, सब अलग है। ये बड़ी कंपनियाँ आ जाती हैं जो अलग से काम कर रही हैं, तो वहाँ पर अगर कंपनी है तो उसकी लिमिट सिर्फ सेबी ने 25% बढ़ाकर 50% कर दी। दूसरी बात हम करते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक एबीसी लिमिटेड है, उसकी इक्विटी पेड अप सपोज 10 करोड़ है। अब ये विश टू इशू स्वेट इक्विटी, तो कितने करेगी स्वेट इक्विटी? इन 21-22 15% या उसने तक कर सकती है, और आफ्टर 1 ईयर कैन इशू अप टू 10% मोर। तो टोटलिंग क्या हो जाएगी? 25% मैक्सिमम। किसका? 10 करोड़ का। दैट इज 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 25%, 2.5 करोड़ शेयर और दे सकती है। क्लियर हुई जी बात? तो ये लिमिट का मतलब है। तो पहले साल में कितने देगी वो? 15%, मतलब 1.5 करोड़ तक देगी। अगले साल हाँ कम दे सकती है, 10% दे दे, 5 दे दे, बट मैक्सिमम 15 देगी। तो मान लो इस साल 10 दे दिए तो अगले साल 15 दे दे। इस साल 5 दे दिए। अब देखो एक और एग्जांपल है, मैं आपको, अगर एग्जामिनर फंसाना चाहें तो, और इसमें ये देखो, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, ये मैं केस 2 कर देता हूँ। 21-22 में उसकी पेड अप इक्विटी है 10 करोड़ शेयर्स। अब वो 21-22 में स्वेट इक्विटी इशू करती है 5%। इट इज़ गुड। अब 22-23 में विश टू इशू 20%, नॉट अलाउड। ये अलाउड है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कितनी इशू कर सकती है? कैन इशू 15% और उससे नीचे। तो बैलेंस 5% कैन बी इन नेक्स्ट ईयर। दैट इज, कौन सा ईयर हो जाएगा वो? 2023-24। क्लियर हुई जी बात ये? तो ये है सिचुएशन। दूसरा आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये नो होल्डिंग, कंपनी लॉ में आता है होल्डिंग सब्सिडरी को जा सकता है। कंपनी एम्प्लॉय या डायरेक्टर अलाउड, उनको अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। जबकि कंपनी लॉ में ऐसा है, होल्डिंग सब्सिडी को दे सकते हैं, एसोसिएट को नहीं दे सकते। वो अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है, लिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती। नॉट अलाउड।
क्लियर हुआ जी? तो आओ एक बार अब उसके बाद ये सिंपल है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, रेगुलेशन 32 में दिया गया, कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में जाएगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कितने शेयर इशू कर रहे हैं, किस रेट पे कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे शेयर होल्डर को कि सर्टिफिकेट इशू करने हैं, क्यों करने हैं। वैल्यूएशन कैसे होगी, नाम किस एम्प्लॉय प्रमोटर को दिए जा रहे हैं, कंसीडरेशन क्या होगी, मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट होते हैं ये, प्राइस आ गया। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होंगी, डायलेटेड अर्निंग पर शेयर क्या होगा। और अगर एम्प्लॉय खुद प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है और उसको अगर हम स्वेट इक्विटी दे रहे हैं, तो जब वो वोटिंग होगी तो ऑब्वियसली वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो पार्टिसिपेट जब नहीं करेगा तो उसमें एसआर में 3/4 नहीं चलेगा, सिंपल 50% प्लस की मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन चलेगा अगर प्रमोटर है तो। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अप्रूवल, अप्रूवल किसकी चाहिए, बाय एसआर एट जनरल मीटिंग फ्रॉम मेंबर्स इफ स्वेट इक्विटी साथ में प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। और इसमें आ रहा है इफ एम्प्लॉई इज ऑफ प्रमोटर ग्रुप तो एसआर पासिंग परसेंटेज विल बी सिंपल मेजोरिटी। क्लियर हुआ जी? ये अप्रूवल आती है यहाँ पर, ये भी मैंने लिख दिया इसीलिए। प्राइसिंग ये मैं अलग क्लास में लूंगा, पूरी एक क्लास इस पे लग जाने वाली है। ये छोटा सा पॉइंट है कि प्राइसिंग में बोला गया है कि स्वेट इक्विटी जो इशू होंगे उसका प्राइस डिसाइड जो होगा वो प्रेफरेंशियल इशू टू पर्सन अदर देन क्यूआईबी अंडर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में प्रेफरेंशियल इशू का एक फार्मूला दे रखा है, वो फार्मूला मुझे पूरा कराना पड़ेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ये अभी आप छोड़ दो, यहाँ पर एक आधा पौना घंटा लगेगा इसमें। वैल्यूएशन होएगी कि कितना फ़ायदा पहुंचाया गया, उसके बदले ही तो शेयर दिए जाएंगे। सपोज मिस्टर ए ने बेनिफिट टू कंपनी दिया 10 करोड़, तो इसकी वैल्यूएशन होगी कि ये 10 करोड़ है भी या नहीं, कंपनी फेक तो नहीं कह रही, कहीं प्रमोटर अपने ही लोगों को तो नहीं बिठा के दे रहा है या फ़ायदा उठा रहा है, कम रेट पर दे रहे हैं। तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा, वो कंसल्ट करेगा, वैल्यूअर होगा, वैल्यूअर से उसके पूरा इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो सर्टिफाई करेगा कि ये वैल्यूएशन ठीक हुई है या नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको नॉन कैश कंसीडरेशन पे अगर इशू हुए, अब दो तरह से होंगे, या तो हमने पैसा लिया है या बिना पैसे के दिए, मतलब हमने शेयर दे दिए उसके बदले फॉर्मूला ले लिया, वैल्यू एडिशन ले ली हमने। तो अगर नॉन कैश कंसीडरेशन है तो डेप्रिसिएबल और अमोर्टाइजेशन असेट it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the relevant accounting standard। तो जो अगर तो नॉन कैश हम ट्रीट कर रहे हैं तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चलेगा, और अगर कैश कंसीडरेशन है तो वो एज अ एक्सपेंस माना जाएगा। इट शैल बी एक्सपेंस एज प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, आया भी हुआ है। एजीएम पर डिटेल जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटेल देंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिटर या आपके लिए काम आ गया, सीएस के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट जाएगा,
कि जो स्वेट इक्विटी इशू हुए हैं एज पर लॉ हुए हैं या नहीं। इसका एक सर्टिफिकेट एजीएम में पेश किया जाएगा। तो ये आपके लिए एक वर्क एरिया बढ़ गया। और यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ओनली कंपनी सेक्रेटरी है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि जो स्वेट इक्विटी इशू हुए हैं वो एज पर सेबी रेगुलेशंस हुए हैं या नहीं। कंपनी लॉ में सेक्शन 196 197 मैनेजरियल रेम्युनरेशन का है, तो उनको एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन लिया जाएगा, डायरेक्टर और मैनेजर और नॉन कैश कंसिडरेशन पे रखा जाएगा। तो उस लिमिट का पार्ट होते हैं। तो उस लिमिट में ये होता है जैसे 11% नेट प्रॉफिट का जा सकता है, एक इंडिपेंडेंट अकेला है तो 5% तक जाएगा, तो वो उसकी सीलिंग में ये भी काउंट होंगे जो रेम्युनरेशन है। सुंदर पिचाई ने जब गूगल ज्वाइन की थी 400 करोड़ का पैकेज था, तो उसमें 200 करोड़ के स्वेट इक्विटी और 200 करोड़ की सैलरी थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब कंपनी कई ऐसे लोगों को ऐसा भी डिसाइड करती है। मान लो मुकेश अंबानी को एक कंपनी ने अपॉइंट किया सीसीडी ने कि जी हम आपको 100 करोड़ का पैकेज देते हैं, तो 100 करोड़ की पैकेज का मतलब वो सारी सैलरी कैश नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम 50% आपको शेयर दे रहे हैं, 50% 50 करोड़ आपको हम कैश की फॉर्म में देंगे, 50 करोड़ हम आपको शेयर दे देते हैं, ऐसा भी होता है। बट वो सारा इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगा। लॉक इन पीरियड पहले 3 साल होता था, बट अब सेबी ने ये बोला है कि सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से होगा। आईसीडीआर रेगुलेशन में आप लॉक इन पीरियड पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी पूरी स्लाइड आपको बनवा दूंगा। ये भी अभी आज छोड़ देना आप, लिस्टिंग हम करवाएंगे उसकी, स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग होगी, वो बेच सकते हैं कल को अगर उन्होंने बेचने हुए तो। अगर कंपनी का टेक ओवर होता है, अब मान लो ये एबीसी लिमिटेड है, इसके टोटल शेयर्स हैं 12 करोड़, इसमें 10 करोड़ तो हैं पब्लिक के पास और 2 करोड़ है स्वेट इक्विटी, और ये इक्विटी है। अब ये 2 करोड़ शेयर और 10 करोड़ शेयर। अब यहाँ पर एक मिस्टर अंबानी इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो वो टेक ओवर कोड आप पढ़ोगे जब आपका सेकंड बुक शुरू होगी, तो पूरा चैप्टर है। तो मिस्टर अंबानी इनको ऑफर देते हैं टू एक्वायर शेयर, और अगर वो 50% से ज़्यादा ले जाएंगे तो उनका कंट्रोल आ जाएगा उस पर। तो वो अगर टेक ओवर करते हैं तो इन शेयर को अगर वो कोई बेचना चाहता है, मान लो कंपनी में किसी को दिए हुए थे, तो वो भी टेक ओवर कोड के अंदर आ जाएंगे। मान लो मिस्टर ए एक साइंटिस्ट हैं, उनको दिए हुए हैं, तो वो भी टेक ओवर कोड के अंडर रेगुलेशंस में ही होंगे। तो मिस्टर अंबानी इनसे भी शेयर ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, बट वो रेगुलेशन कौन सी अप्लाई हो जाएंगी, ये सेबी की रेगुलेशन। तो ये जब आप टेक ओवर कोड पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। अभी ये सिंपल समझ लो कि जिस पर्सन को स्वेट इक्विटी शेयर मिले हैं, अगर कंपनी का टेक ओवर हो रहा है तो वो अपने शेयर उस पर्सन को देना चाह रहा है या वो पर्सन उसके शेयर खरीद रहा है तो वो टेक ओवर कोड की रेगुलेशंस के हिसाब से ही होगा। आप एक चीज को और समझना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। टेक ओवर है क्या, अगर वर्ड आया तो एक मिस्टर अंबानी एक एबीसी लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, शेयर्स ही तो करेंगे, वो बाय शेयर। तो वो शेयर किसके लेंगे, इसके। तो मेजोरिटी शेयर जब लेंगे तो वो टेक ओवर हो जाएगी, उनका कंट्रोल आ जाएगा उस पर। तो इसके शेयर्स किसके पास हैं, शेयर होल्डर के पास। अब इसमें शेयर इक्विटी भी है और स्वेट इक्विटी भी है। तो मिस्टर अंबानी इन शेयर होल्डर के पास जाएंगे तो इन पे भी जाएंगे, तो टेक ओवर कोड की रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगी जो सेबी ने बना रखी है ये बोला गया है यहाँ पर। तो अभी बस आप इतना पढ़कर छोड़ दोगे, बाकी मैं बाद में कराऊंगा। जनरल ऑब्लिगेशंस आप थोड़ा सा ये खुद रीड करोगे, जरा सा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्मूले के साथ इस चैप्टर को फाइनली क्लोज करूंगा। अभी आपको बेसिक आउटपुट दे दी मैंने कि स्वेट इक्विटी क्या है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। कुछ अगर रह गया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा रिवीजन में आपको और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इसमें। बाय बाय।